हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी। टेस्ट नंबर 27 है, ये फुल टेस्ट अब हमारा चल रहा है, ठीक है। और इसका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इसका आ चुका है। इससे पहले हमने 24, 25 एंड 26 टेस्ट नंबर सॉल्व कर लिए। अगर उनको आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप यूट्यूब चैनल पर जाके मेरे वहाँ प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं 51 क्वेश्चन नंबर पे। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए इसकी तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैंने उसका लिंक नीचे दे रखा है, तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो इसमें कहा गया कि प्राथमिक घाटे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है, या पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए राजस्व घाटे और अनुदान के मध्य अंतर है। और सेकेंड है, शून्य प्राथमिक घाटे की ओर प्रगति सरकार नीतिज्ञ ऋण स्थिरता का सूचक है। तो ये तो सेकेंड तो हमारा सही है, जो हमारा शून्य प्राथमिक घाटे की ओर प्रगति सरकार द्वारा नीतिज्ञ ऋण स्थिरता का सूचक होता है। लेकिन ये जो फर्स्ट बताया गया है कि ये मतलब परिसंपत्तियों के सृजन के लिए, तो ये गलत है हमारा, क्योंकि जो ये हमारा प्राइमरी घाटा होता है, जो प्राइमरी घाटा की मतलब प्राइमरी डिफिसिट की बात करें तो ये हमारा देखने को मिलता है जो होता है डिफिसिट, मतलब फिजिकल डिफिसिट होता है, उससे जो अब हम इंटरेस्ट घटा देते हैं माइनस इंटरेस्ट, तो ये हमारा प्राइमरी घाटा निकल के आता है, ठीक है। तो जितना हम ब्याज भुगतान करते हैं उसी के बारे में बात करता है ये। उसको अगर ब्याज को निकाल दें तो हमारा प्राइमरी घाटा निकल जाता है फिजिकल डिफिसिट से। तो हमारा केवल सेकेंड सही हो गया इसमें, बी ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 52। तो 52 है, रिफ्यूजल के संबंध में बताना। रिफ्यूजल का अर्थ किसी वाद से न्यायाधीश, अभियोजक या जूरी सदस्य का इस आधार पर हटना है कि वे हित संघर्ष या निष्पक्षता के अभाव के कारण विधिक कर्तव्यों के निष्पादन में असमर्थ हैं, या न्यायाधीशों के रिफ्यूजल के संदर्भ में निम्नलिखित में से हाल में सुर्खियों में रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कि ये अभी सुर्खियों में बहुत ज़्यादा रहा था। तो इसका फर्स्ट है कि भारत में किसी न्यायाधीश के वाद से हटने के लिए कोई लिखित नियम है। सेकेंड है कि या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश किसी वाद से स्वतः नहीं हट सकता, तो ये प्रोविजन नहीं, वो स्वतः हट सकता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। और फर्स्ट ये सही है कि ये भारत में किसी न्यायाधीश के वाद से हटने के लिए कोई लिखित नियम इसका नहीं किया गया है। तो यही रिफ्यूजल का अर्थ होता है, इनकी किसी वाद से हटने के लिए, तो ये न्यायाधीशों का रिफ्यूजल होता है, ठीक है। तो हमारा ए सही होगा, ऑप्शन ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि इस योजना के अंतर्गत किसान 1 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण का लाभ उठा सकता है। सेकेंड है कि किसी कार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। थर्ड है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए निवेश क्रेडिट प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तो थर्ड हमारा सही हो गया इसमें। लेकिन ये सेकेंड गलत है, क्योंकि इसमें ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, सहकारी बैंक और इसके साथ साथ जो हमारी होती हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ये भी जो है जारी कर सकती हैं किसान क्रेडिट कार्ड। उसमें कहा गया 1 लाख तक रुपए ही लिया जाता है, और ब्याज मुक्त तो नहीं, ये ब्याज मुक्त नहीं है, ये जो सब्सिडाइज्ड रेट पे मिलता है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर जो हमारा आता है प्राइमरी सेक्टर में आता है, तो प्राइमरी सेक्टर को छूट प्राप्त होती है इसमें किसानों के लिए विशेषकर, ठीक है। तो ये छूट पे होता है, ना कि ब्याज मुक्त पे होता है। और इसके अंतर्गत ब्याज क्या करते हैं किसान की, जो बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड खरीदने के लिए, ऐसे प्रबंधों के लिए ऋण दिया जाता है, ठीक है। तो हमारा इसमें केवल ए ऑप्शन सही हो गया, केवल 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि मारू गुर्जर मंदिर स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है, या उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में प्रमुखता से प्रचलित है। सेकेंड है कि निर्मित मंदिरों में हिंदू जैन धर्म का प्रभाव है। थर्ड है कि वास्तु शास्त्र इस प्रकार की वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये हमारे तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं, जो मारू गुर्जर मंदिर स्थापत्य कला के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। और जो ये है, ये हमारे जो मारू गुर्जर मंदिर स्थापत्य कला की बात करें तो ये 11वीं जो शताब्दी थी उसमें इसका विकास हुआ था, और ये गुजरात, राजस्थान और एमपी वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि सांकेतिक ब्याज दर उधारकर्ता के लिए धन की वास्तविक लागत को प्रतिबिंबित करने में हेतु मुद्रास्फीति को ध्यान में रखती है। सेकेंड है कि यदि मुद्रास्फीति की दर सांकेतिक ब्याज दर से उच्च है तो बचत का वास्तविक मूल्य कम हो जाता है। तो ये तो हमारा सही है कि जो मुद्रास्फीति की दर सांकेतिक ब्याज दर से उच्च है तो बचत का मूल्य, वास्तविक मूल्य कम हो जाता है। लेकिन ये वाला गलत है, क्योंकि ये सांकेतिक मुद्रा होती है, इसका जो काम होता है क्या, तो ये क्या करती है, जो हमारा वास्तविक मौद्रिक मूल्य है उसको सूचित करती है, ना कि
ये उधारकर्ताओं के लिए धन और की वास्तविक लागत, ठीक है। और ये जो इसके बारे में बताया गया कि उधारकर्ताओं के धन की लागत को प्रतिबिंबित करने हेतु मुद्रास्फीति का ध्यान रखती है। तो ये वास्तविक जो हमारी होती है ब्याज दर, उसके बारे में ये कहा गया है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, फर्स्ट वाला सेकंड सही है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। चलते नेक्स्ट में। इसमें कहा गया कि हाल ही में भारी वर्षा के फलस्वरूप जल भराव की समस्या के कारण पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव अभ्यारण्य को बंद कर दिया गया। इस वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है, यह अंडमान द्वीप समूह में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। सेकेंड है कि यह देश में विशिष्ट प्रकार के शुष्क सदाबहार वनों का सबसे बड़ा एकल विस्तार क्षेत्र अवस्थित है। थर्ड है कि कृष्णमृग इस अभ्यारण्य की प्रमुख प्रजाति है। तो ये तो सही है, कृष्णमृग इस अभ्यारण्य की प्रजाति है और यह देश का विशिष्ट प्रकार की शुष्क सदाबहार वनों का सबसे बड़ा एकल विस्तार क्षेत्र अवस्थित है। लेकिन ये अंडमान निकोबार में नहीं है, ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु में, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, 2 सही हो गया, 2 और 3 तो हमारा ऑप्शन हो गया 2 और 3, डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि मुनरो द्वीप धीरे धीरे जलमग्न हो रहा है। यहाँ से प्रवास करने वाले लोगों को भारत में पहली बार जलवायु शरणार्थी के रूप में माना जा रहा है। यह द्वीप किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो फर्स्ट है कि अंडमान निकोबार, बी है गुजरात, सी है केरल और डी है लक्षद्वीप। तो इसका ऑप्शन सी सही है। हमारा जो केरल है इसी में ये मुनरो द्वीप आपको देखने को मिलता है। जो ये केरल का कोल्लम क्षेत्र है वहीं में जो अष्टमुंडी झील और कालदा नदी जो है उसके संगम पर ये स्थित है मुनरो द्वीप, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 58 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि वल्लभाचार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि ए ऑप्शन कि वह पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे, वह अकबर के समकालीन थे और उनका दर्शन शुद्ध द्वैतवाद के इसमें से जाना जाता है और उन्होंने भागवत पुराण का कई भाष्यों की रचना की है। तो इसका ये बी ऑप्शन गलत है, ये अकबर के समकालीन नहीं थे और इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी जिसमें कहा गया था शुद्ध द्वैतवाद, जिसमें इन्होंने कहा था कि कृष्ण ब्रह्म है और आत्मा और ईश्वर एक है, ठीक है। उसके बारे में इन्होंने बताया था कि ये बाल गोपाल के जो भागवत पुराण के कई भाषणों की इन्होंने रचना की है, ठीक है। इसमें तो हमारा और सारे स्टेटमेंट सही हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का प्रथम गार्बेज कैफे आरंभ किया गया कि भारत में किस राज्य में? तो फर्स्ट है केरल, बी है महाराष्ट्र, सी है गुजरात और डी है छत्तीसगढ़। तो इसका डी ऑप्शन सही है, जो छत्तीसगढ़ है यही जो है प्रथम गार्बेज कैफे भारत का अभी आरंभ किया गया है और ये छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में है और वहाँ की जो नगर निगम है उसके द्वारा जो प्लास्टिक अवशिष्ट है वो लेगी, मतलब जो लोग लेके आएंगे, जो गरीब या कचरा बीनने वाले होते हैं, ये लोग अगर उनके यहाँ लेके जाएंगे तो उसके बदले वो क्या करेंगे कि उन लोगों को वो भोजन प्रदान करेंगे, ठीक है। यही इसका उद्देश्य है कि इससे जो है सफाई भी होगी, साथ साथ जो गरीब हैं उनको भोजन भी मिल सकेगा जो कचरा बीनते और ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। तो ये मतलब एक अच्छा इनिशिएटिव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन यानी RPA का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो फर्स्ट है कि यह मानवीय क्रियाओं का अनुसरण करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग है। सेकेंड, बी ऑप्शन है कि यह एक समान रोबोट का निर्माण करने के लिए रोबोट के उपयोग की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। सी ऑप्शन है यह दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए मानव के स्थान पर ह्यूमनॉइड का उपयोग है। और डी ऑप्शन है कि यह मशीनों के न्यूरॉन आधारित अर्ध संश्लेषित उपकरणों के उपयोग को संदर्भित करता है जो मानव मस्तिष्क के समान कार्य कर सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट जो रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन RPA है, इसका तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया क्योंकि यही इसकी व्याख्या करता है या मानवीय क्रियाओं का अनुसरण करने वाला एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग करता है, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि नेक्स्ट हमारा हो गया 62 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला कोरल ट्रायंगल समुद्र तट के निकट है। तो फर्स्ट है कि दक्षिण पूर्व एशिया, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है उत्तरी अमेरिका और डी है हमारा अंटार्कटिका। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जो दक्षिण पूर्व एशिया है, जो ये मतलब आपको देखने को मिलता है जो फिलीपींस है, आपका फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया और म्यांमार हो गया और यही जो यहाँ का क्षेत्र है ना, ये मतलब ये वाला इसी क्षेत्र को ये ट्रायंगल बनाता है। मतलब कोरल यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ऐसे ट्रायंगल बनाता है ये। तो इसी क्षेत्र को कहा जाता है कि ये कोरल ट्रायंगल है और ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, ठीक है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो तुमको देखने को मिलती है कोरल रीफ हैं। यहाँ लगभग 500 से अधिक भी 500 से अधिक कोरल की जो प्रजातियाँ आपको यहाँ देखने को मिलती हैं इसी क्षेत्र में। और वैसे भी जो ये हमारा क्षेत्र ये वाला होता है कि जो
जो उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र, इसी में सबसे ज़्यादा कोरल पाए जाते हैं। उसमें भी सबसे ज़्यादा ये वाला क्षेत्र जो हमारा निकल के आता है ट्रेंगल, फिलीपींस वाला हो गया, जापान फिलीपींस हो गया, सोलोमन द्वीप हो गया, और न्यू गिनिया हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इसी के क्षेत्र वाला ये ऑस्ट्रेलिया के करीब वाला यही ट्रेंगल बनाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि भारत WTO के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन समझौतों का हस्ताक्षर करता है। तो फर्स्ट है सरकारी अधिप्राप्ति का समझौता GPA, और सेकंड है कृषि समझौता, थर्ड है कि सेवाओं में व्यापार और सामान्य समझौता। तो इसका सेकंड और थर्ड सही है, लेकिन ये गलत है। इसका समझौता इसका मतलब वो हस्ताक्षर करता भारत नहीं है। तो हमारा हो गया ऑप्शन बी सही, 2-3। और WTO जो है गेट को रिप्लेस करके बना हुआ था 1995 में। ठीक है, चलते नेक्स्ट में 64 क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि आर्थिक क्षेत्र के संबंध में, मतलब सेज, विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब सेज के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि ये कहा गया है कि 2005 का सेज अधिनियम व्यक्तियों को भारत में सेज स्थापित करने की अनुमति देता है। सेकंड है कि सेज विकासकर्ताओं को न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट और लाभांश वितरण कर मतलब DDC से छूट देता है। थर्ड है कि विदेशी कंपनियों के स्वामित्व वाले एकल ब्रांड खुदरा विक्रेता अनिवार्य स्थानीय स्रोतों के मापदंडों को पूरा करने के लिए सेज इकाइयों से वस्तुएं नहीं खरीद सकते। तो ये गलत है, ये खरीद सकते हैं, ये अनिवार्य इनके लिए 30% इन्हीं से इनको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो 30% ये स्टार्टअप से ही खरीदेंगे, ये मतलब सेज से ही खरीदेंगे, तो 30% का ये मानक इनका रखा गया है। और ये जो कहा गया है कि न्यूनतम वैकल्पिक कर और लाभांश कर के लिए छूट है, तो ये इसके लिए छूट नहीं दी गई है। इसमें क्या है, छूट आपको देखने को मिलेगी जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स धारा, इनकम टैक्स एक्ट जो है उसकी धारा जो 10AA है। ठीक है, इनकम टैक्स की धारा का एक्ट जो 10AA है धारा, उसके अंतर्गत जो निर्यात से आय प्राप्त होगी उस पर इनकम टैक्स इनको नहीं देना पड़ेगा। 5 साल तक 100% छूट है, और उसके बाद 5 साल में, जब अगले 5 साल में है तो 50% छूट है उसमें। और उसके अगले साल में अगर बात करें तो जो निर्यात का जो लाभ होगा, निर्यात का जो लाभ होगा मतलब 10 साल के बाद, ठीक है, तो उसमें निर्यात के लाभ में 50% छूट दी गई है इनको। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है, अगले 5 साल तक ये निर्यात के लाभ में छूट मिलती है। लगभग अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो लगभग मान सकते हो कि 15 साल तक इन्हों छूट मिलती है। ये वाले मतलब निर्यात जो हमारा है, निर्यात आय है उस पर इनकम टैक्स जो है 10 साल तक नहीं पड़ता है, लेकिन उसका जो निर्यात का लाभांश होता है तो वो 5 साल तक नहीं मिलता है, 10 से 15 साल वाला जो टाइम है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और ये फर्स्ट वाला हमारा सही हो गया कि 2005 में ही सेज को भारत में स्थापित करने की अनुमति देता है। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं कौन सही है, ऑप्शन ए सही है, केवल एक। चलते हैं नेक्स्ट है हमारा 65 नंबर। तो इसमें कहा गया है कि उत्कृष्ट संस्थानों मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस ऑफ इमिनेंस स्कीम जो ये हमारी चलाई जा रही है, उत्कृष्ट संस्थानों के संदर्भ में कथनों को सही बताना है कि कौन सी ये मतलब सही है। इसका उद्देश्य अगले 10 वर्षों में केवल सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्व वैश्विक रैंकों में 500 में लाना है। और IOE के रूप में चयनित प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान को इस योजना के अंतर्गत 5 वर्षों में की अवधि में 1000 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। और IOE का जो दर्जा प्राप्त संस्थान को पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के निर्धारण को पूर्ण लचीलापन प्राप्त होगा। तो ये तो हमारा सही है, पूर्व लचीलापन प्राप्त होगा। ये भी सही है कि 1000 रुपये प्राप्त किए जाएंगे 5 वर्षों तक, 1000 करोड़। लेकिन ये गलत है, ये 500 के जो विश्व के 500 के जो विशेष मतलब विश्व रैंकिंग में जो 500 संस्थान होंगे, 500 में 100 इंडिया के शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है 10 वर्षों में। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो हमारे 2 और 3 सही हो गए, तो 2-3 ऑप्शन हमारा सही हो गया, सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन 2-3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया कि भारत के महापत्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कोलकाता पत्तन देश का एकमात्र नदी पत्तन है। सेकंड है कांडला पत्तन कार्गो हैंडलिंग की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा पत्तन है। थर्ड है कि तमिलनाडु में महापत्तनों की संख्या अधिकतम है। तो ये डी ऑप्शन सही हो गया क्योंकि तीनों ये सही हैं। और तमिलनाडु में 3 महान पत्तन हैं, उसके साथ साथ वो सबसे बड़ा मतलब महापत्तनों वाला राज्य बन गया, क्योंकि इसमें देखो आपको मिलता है कि एन्नोर देखने को मिलता है, तूतीकोरी और चेन्नई, ये तीनों देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो ये सबसे बड़ा कंटेनर वाला पत्तन की बात करें तो ये जो हमारा महाराष्ट्र का नवासोवा है, जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोर्ट, तो उसके बारे में बात करता है। वो टोटल एक्सपोर्ट का जो कंटेनर है उसका 40% वहीं मतलब वहीं से होता है। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हर्षकालीन प्रशासन व्यवस्था के संदर्भ में सही है। तो फर्स्ट है कि प्रशासन की प्रकृति अत्यधिक केंद्रित थी। हर्षकाल के शासनकाल के दौरान मंत्रियों और उच्च अधिकारियों को उनकी
सेवाओं के प्रति जो प्रतिफल में केवल नगद में भुगतान किया जाता था तो गलत है। ये भूमि में भी दिया जाता था, ठीक है। भूमि इनको जागीर के रूप में मतलब भूमि दे दी जाती थी कि उससे ही आप लोग अपना भरण पोषण करें। और ये केंद्रीकृत नहीं थी क्योंकि इनका प्रशासन बहुत अच्छा नहीं था और ये सामंती व्यवस्था और विकेंद्रीकृत पर आधारित था। तो हमारा डी ऑप्शन हो गया, कोई सही नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि छावनी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है, छावनी बोर्ड छावनी क्षेत्र में असैन्य आबादी के नगर पालिका प्रशासन हेतु गठित किए जाते हैं। सेकेंड है, छावनी बोर्ड का गठन सरकारी राजपत्रों में, जो छावनी बोर्ड है, छावनी बोर्ड का गठन सरकारी राजपत्रों के अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। और यह है, बोर्ड के सदस्यों को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाता है। तो ये गलत है। ये जो बोर्ड के जो सदस्य होते हैं इन्हें राज्य द्वारा नहीं किया जाता है, ये अंशतः निर्वाचित होते हैं, ठीक है। तो उसके द्वारा ये होता है, राज्यपाल का इसमें कोई वो नहीं होता है। और जो सेकेंड की बात करें कि ये बोर्ड छावनी जो राज्य सरकार है, नहीं, तो ये केंद्र सरकार का जो एक एक्ट होता है, जो छावनी बोर्ड एक्ट 2006 है, उसके अंतर्गत जो है इनका गठन किया जाता है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। लेकिन जो ये कहा गया छावनी बोर्ड छावनी क्षेत्र में असैन्य आबादी नगर पालिका प्रशासन के लिए गठित किए जाते हैं, तो फर्स्ट हमारा सही है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम और कथकली के मध्य निम्नलिखित में से विभेद पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है, अत्यधिक श्रृंगार और सिर स्त्रैण मोहिनी अट्टम से संबंध है, जबकि कथकली में श्रृंगार पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। और सेकेंड है कि कथकली पारंपरिक रूप से केवल स्त्रैणों द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है, जबकि मोहिनी अट्टम पुरुषों और स्त्रियों दोनों द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है। थर्ड है कि केवल स्थानीय सामाजिक और रंगमंची रूपों में कथकली के विकास और थर्ड है कि केरल के स्थानीय सामाजिक और रंगमंची रूपों का कथकली के विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, जबकि मोहिनी अट्टम केरल के मंदिरों में देवदासियों की परंपरा से संबद्ध है। तो ये थर्ड तो हमारा सही है। लेकिन सेकेंड में कहा गया कि कथकली केवल स्त्रियों के लिए, नहीं, ये पुरुष भी इसको करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब एकल नृत्य नहीं है, ये पुरुष और स्त्री दोनों कर सकते हैं। और ये इसमें कहा गया तो इसमें केवल पुरुष स्त्रियां कर सकती हैं मोहिनी अट्टम जो है। और इसमें जो कहा गया सिद्धार्थ श्रोमणी मोहिनी अट्टम का संबंध है, तो नहीं, इसका अत्यधिक जो श्रृंगार की बात करें हम तो जबकि कथकली में कहा गया कोई श्रृंगार नहीं, तो ये गलत है कि इसमें जो कथकली में भी श्रृंगार पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो ये अभी हमारा गलत हो गया। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। नहीं, थर्ड जो हमारा स्टेटमेंट है ये सही है, ठीक है। रंगमंची रूप से विकास प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होता है, जबकि मोहिनी अट्टम केरल के मध्यों में परंपरा से संबंध है। तो हमारा ऑप्शन हो गया ए केवल सही है, ठीक है। केवल 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, तो बताना है। तो इसका जो सही नहीं है, तो फर्स्ट है कि शांति अभियानों की स्थापना, रखरखाव या विस्तार के संबंध में निर्णय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लिए जाते हैं। बी ऑप्शन है, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों को संघर्षरत मुख्य पक्षकारों की सहमति से तैनात किया जाता है। सी ऑप्शन है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के वित्त पोषण हेतु निधि उपलब्ध कराने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। डी ऑप्शन, वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में विश्व का सर्वाधिक सैन्य योगदान करता है। तो ये गलत है, ये नहीं, ये इथोपिया सबसे ज़्यादा, इथोपिया के जो है सैन्य बल सबसे ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है। और भारत का अगर सैन्य बल के स्थान पर भी देखें तो 5वां स्थान है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया, ये गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि रचना और उसके रचयिता के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो फर्स्ट रचना, रचयिता। फर्स्ट राजतरंगिणी तो कल्लड़, बी ए मालविका अग्निमित्रम हरिशेण और मृच्छकटिकम शूद्रक। तो ये जो हमारे राजतरंगिणी इसकी कल्लड़ ने रचना की है, मृच्छकटिकम की शूद्रक ने की है, लेकिन मालविका ने अग्निमित्रम की हरिशेण नहीं, कालिदास ने इसकी रचना की है, ठीक है। तो हमारा 1 और 3 सही हो गया, 1 और 3 सी ऑप्शन, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया अमरावती कला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसे सातवाहन द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें बुद्ध के जीवन की कहानियों और जातक कथाओं के साथ तत्व का बल दिया गया था। मूर्तियों के उत्कीर्ण हेतु मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे जो है लाल बलुआ पत्थर का इसमें नहीं, इसमें संगमरमर का उपयोग किया गया था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सही हो गया 1 और 2, केवल सी ऑप्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि भारत के संबंध में कभी कभी सुर्खियों में रहा मूल विनिमय सहयोग समझौता बेका, तो ये किस देश के साथ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूस, सी जापान और डी म्यांमार। तो इसका ए ऑप्शन सही है, ये हमारा यूएसए के साथ है। हालांकि इस पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, लेकिन इस पर बात चल रही है
और इसके साथ साथ हमने जो है इसके साथ साथ एग्रीमेंट कर रखा है। एक तो हमको कोमकासा देखने को मिलता है और लिमुआ देखने को मिलता है, ठीक है, कोमकासा और लिमुआ। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित पक्षियों के प्रजातियों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है जॉर्डान कर्सर, सेकंड है लेसर फ्लोरिकन और थर्ड है स्पून बिल्ड सेड पाइपर। तो इसमें बताना है कौन पक्षी क्रिटिकली इंडेंजर श्रेणी में है। तो ये जो जेंडास कर्सर है ये और स्पून बिल्ड सेड पाइपर ये दोनों क्रिटिकली इंडेंजर हैं, लेकिन ये जो हमारा देखने को मिलता है लेजर फ्लोरिकन ये क्रिटिकली इंडेंजर नहीं, ये इंडेंजर कैटेगरी में आता है। तो हमारा 1 और 3 सही हो गया, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया कि तकनीकों और उसमें प्रयुक्त आवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से विचार करना है। तो फर्स्ट है संचार प्रौद्योगिकी दी है और प्रयुक्त आवृत्ति दी है कि कौन सी आवृत्ति होती है। तो आपका ऑप्टिकल फाइबर संचार पराबैंगनी और वाईफाई में रेडियो आवृत्त, लाईफाई में दृश्य प्रकाश और ब्लूटूथ में अवरक्त प्रकाश। तो इसमें जो ब्लूटूथ में कहा गया अवरक्त प्रकाश तो ये नहीं है, इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज होती है, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी। और सेकेंड लाईफाई में दृश्य प्रकाश तो ये तो हमारा सही हो गया, और रेडियो आवृत्ति वाईफाई में ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्टिकल फाइबर में बताया गया पराबैंगनी प्रकाश तो ये भी हमारा गलत है। इसमें अवरक्त और दृश्यमान रेडियो मतलब आवृत्ति और दृश्यमान आवृत्ति यूज की जाती है, फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो 2 और 3 हमारा सही हो गया, ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि प्रायद्वीप भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है पूर्वोत्तर में स्थित कार्बी आंगलोंग प्रायद्वीप भारत का विस्तार है, मतलब प्रायद्वीपी भारत का विस्तार है। सेकेंड है प्रायद्वीपी भारत का पूर्वोत्तर भाग पश्चिम बंगाल में स्थित मालदा भ्रंश द्वारा छोटा नागपुर से पृथक होता है। तो ये दोनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो कार्बी आंगलांग है ये प्रायद्वीपी भारत का ही विस्तार है, ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 77 क्वेश्चन नंबर पे। तो इसमें नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिएक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है इसका उद्देश्य शिक्षा, नशा मुक्ति और पुनर्वास जैसी बहुआयामी रणनीति के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकना है। सेकेंड है यह पंचायतों और शहरी निकायों को प्रत्यक्ष वित्त प्रदान करता है। यह योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्मित की गई। तो ये गलत है, ये स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय का इनिशिएटिव नहीं है, ये हमको देखने को मिलता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के बारे में बात करता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड सही हो गया ये, तो हमारा देख लेते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड ए ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित पर विचार करना है। तो परंपरागत जल संचय तकनीक दी गई हैं और विवरण दिया गया कि कौन किस पाइप आधार की थी। तो ये आहार पाइन, आयताकार बावड़ी, जोहार है, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी से निर्मित छोटे बर्तन, खंडी, मिट्टी निर्मित लंबा तटबंध, और टांका की बात करें तो बेलनाकार पक्का भूमिगत गड्ढा। झालरा की बात करें तो ये बात करता है झालरा 3 तरफ से तटाओं से घिरा हुआ जलाशय। तो इसमें सही जो हमारे देखो जोरहाट ये तो मिट्टी के छोटे निर्मित चेक डैम होते हैं, ये सही है। खंडी की बात करें तो ये मिट्टी द्वारा निर्मित लंबे तटबंध, ये भी सही है। टांका भी ये सही है। लेकिन ये झालरा जो कहा गया है तो झालरा जो होते हैं ये मिट्टी से निर्मित छोटे चेक डैम होते हैं। और जोहाट की बात करें तो ये 3 तरफ नहीं झालरा जो होता है ये आयताकार बावड़ी होती है, ठीक है, झालरा जो आयताकार बावड़ी होती हैं। और ये आहार पाइन जो होते हैं ये जो 3 तरफ से तटबंधों से घिरे हुए जलाशय होते हैं, ठीक है। तो आहार पाइन जो होते हैं आपके 3 तरफ से तटबंधों से घिरे जलाशय होते हैं। तो हमारा इसमें देख लेते हैं 2, 3, 4 सुमेलित हैं, 2, 3, 4 हमारा डी ऑप्शन सही हो गया, 2, 3, 4, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किसके कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो सकती है। तो फर्स्ट है कि आवास और MSME ऋण पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात की प्रतिबद्धता समाप्त करने से। सेकेंड है RBI द्वारा दीर्घकालीन रेपो परिचालन करने से। RBI द्वारा बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत प्रतिभूति जारी करने से। तो ये गलत है, क्योंकि ये तो हमारी लिक्विडिटी को अवशोषित कर लेता है, मतलब शक कर लेता है ये लिक्विडिटी को, जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम होती है, ठीक है। लेकिन ये दोनों हमारे सही है जो मतलब लिक्विडिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है, मुद्रा को बढ़ाएंगे मार्केट में। तो हमारा 1 और 2 सही होगा, बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा गया है दोहरे स्थलबद्ध राष्ट्र का तात्पर्य ऐसे स्थलबद्ध राष्ट्र से है जो अन्य स्थलबद्ध राष्ट्र से घिरा होता है। निम्नलिखित में से कौन से विश्व के दोहरे स्थलबद्ध देश हैं। तो उज्बेकिस्तान, लिechtenstein, मंगोलिया, नेपाल। तो इसका फर्स्ट और सेकेंड ये उज्बेकिस्तान और जो लिechtenstein है ये विश्व के 2 ही जो डबल लैंड लॉक कंट्रीड हैं, मतलब दोहरे स्थलबद्ध राष्ट्र हैं। तो हमारा सही हो गया 1 और 2 भी, और ये केवल स्थलबद्ध हैं, ठीक है, मंगोलिया और नेपाल।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि पूर्वोत्तर गैस पाइपलाइन ग्रिड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो फर्स्ट है, इसे म्यांमार के सहयोग से पूर्ववर्ती राज्यों में विकसित किया जाएगा। सेकेंड है कि यह पाइपलाइन के माध्यम से पूर्वोत्तरी राज्यों में घरेलू उपभोक्ताओं और वाणिज्य उद्योग के लिए गैस आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। तो सेकेंड तो सही है, लेकिन ये म्यांमार के सहयोग से नहीं, ये भारत कर रहा है अपना, अकेले भारत कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो गया और फर्स्ट हमारा गलत है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 82 क्वेश्चन नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की अध्यक्षात्मक प्रणाली का गुण है। तो यह सरकार का स्थायी रूप प्रदान करता है जिसे विधायिका द्वारा पराभूत नहीं किया जा सकता। बी है कि राष्ट्र प्रमुख विधायिका द्वारा महाभियोग चलाए जाने की प्रतिरक्षा होता है, तो प्रतिरक्षित होता है। यह जनता के प्रति सरकार का सामूहिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की क्रियाविधि प्रदान करता है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र को सशक्त करने का साधन है जहां राष्ट्र प्रमुख सीधे जनता द्वारा चयनित किया जाता है। तो ये हमारा जो इसमें अध्यक्षात्मक प्रणाली के गुण की बात करता है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। यह सरकार की अधिक स्थायी रूप प्रदान करता है जिसे विधायिका द्वारा पराभूत नहीं किया जा सकता है। जैसे यूएसए के राष्ट्रपति की वो राष्ट्र प्रमुख भी होता है और जो राष्ट्रपति की तरह जो काम करता है वो भी जो चुनावी प्रमुख भी होता है, मतलब कार्यपालिका और जो है राष्ट्र प्रमुख दोनों एक ही होते हैं वो। और इंडिया में देखो राष्ट्रपति अलग होता है जो कार्यपालिका प्रमुख होता है, और जो विधायिका का प्रमुख होता है ये हमारा होता है प्रधानमंत्री। तो ये यहाँ इतनी स्थिति नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है इसका लोकसभा में विश्वास प्राप्त होना आवश्यक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि मूल अधिकारों भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत के मध्य वर्तमान संबंध यह है कि पूर्ववर्ती अनुवर्ती अभिभावों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि भाग 3 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों के लिए भाग 4 के अंतर्गत प्रदत्त नीति निर्देशक तत्व के विपरीत परिवर्ती होने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है। कुछ निदेशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित विधियों को एक या एक से अधिक मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर शून्य नहीं घोषित किया जा सकता। तो ये दोनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि उन्हें मूल्य इनको जो एक या एक से अधिक जो विधियां होती हैं उनके मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए उन्हें शून्य घोषित नहीं किया जा सकता अगर वो कल्याणकारी राज्य की बात करते हो तो, ठीक है। तो हमारा ये सही हो गया सी ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में कहा गया स्थिर वायु दाब पर महासागरों में ऑक्सीजन की घुलनशीलता के संदर्भ में बताना है। तो फर्स्ट है, यह समुद्र के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। लवणता में वृद्धि के साथ ऑक्सीजन में वृद्धि होती बढ़ती है, तो नहीं ये भी घटती है, ठीक है। जब लवणता बढ़ती है तब भी ऑक्सीजन की कमी होती है और तापमान में वृद्धि होती है तब भी ऑक्सीजन में कमी होती है। तो इसका सही नहीं है, तो सेकेंड सही नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि हिंद महासागर द्विध्रुव मतलब इंडियन ओशियन डाइपोल के बारे में बताया गया है कि कौन सा निम्नलिखित में से सही है। तो यह सकारात्मक इंडियन डाइपोल तब घटित होता है जब अरब सागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक और उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद महासागर का सामान्य ताप से कम होता है। सेकेंड है, इंडियन ओशियन डाइपोल विच्छेदन तब घटित होता है जब मानसून गर्त दक्षिणी गोलार्ध में स्थानांतरित हो जाता है। और थर्ड है कि सकारात्मक इंडियन ओशियन डाइपोल में कमी भारत में कम मानसूनी वर्षा को संबद्ध है। तो नहीं जो सकारात्मक अगर जो आईओडी होता है तो इससे अधिक वर्षा होती है, जो लेकिन नकारात्मक जो आईओडी होता है उससे जो है मानसूनी वर्षा कम होती है। तो हमारे फर्स्ट और सेकंड ये सही हैं, तो ए ऑप्शन सही हो गया इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर में से मंदिर और क्षेत्र दिए गए हैं तो उनका मिलान करना है कि कौन सही सुमेलित हैं। तो सिद्धि विनायक ओंकार तिरुपति रायलसीमा और कैलाश विदर्भ और कदरिया महादेव बुंदेलखंड। तो इसमें देखो कदरिया महादेव आपको बुंदेलखंड में देखने को मिलेगा, तिरुपति जो है ये रायलसीमा में देखने को मिलेगा आपको, ये तुम्हारा क्षेत्र जो उसमें तेलंगाना के पास। और सिद्धि विनायक की बात करें तो ये कोंकण पे देखने को मिलेगा, लेकिन ये कैलाश मंदिर विदर्भ में नहीं, ये जो हमारा देखने को मिलता है जो सौराष्ट्र वाला क्षेत्र होता है औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारा 1, 2 और 4 1, 2, 4 कौन सा है, ए ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनेस्को के मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम मैब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्यक्रम रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 द्वारा आरंभ किया गया था। सेकेंड है, इसका उद्देश्य लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार लाना और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में प्रशिक्षण प्रदान करना। थर्ड है, मैप कार्यक्रम का बायोस्फीयर रिजर्व का विश्व नेटवर्क सीमापार स्थलों को कवर नहीं करता है।
तो ये गलत है, क्योंकि ये कवर करता है, ये तो आपको देखने को मिलेगा जो कंचनजंगा भी हमारा जो स्टेटस दिया गया था बायोस्फीयर रिजर्व का, तो नेपाल में भी पड़ता है और इंडिया में पड़ता है, तो ये तो हमारा अभी भी गलत हो गया, ऐसे ही कॉमन सेंस से भी गलत हो गया। लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि ये रियो द जेनेरियो वाली जो हुई थी रियो समिट, उसके अंतर्गत नहीं से इसका यूनेस्को द्वारा 1971 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और ये सेकेंड इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि ये पर्यावरण के बारे में ही बात करता है, इसके संरक्षण के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 88 क्वेश्चन। यदि हाल ही में आरंभ किए गए अटल भूजल योजना का पूर्णतः कार्यान्वयन किया जाए तो योजना देश को किस तरह प्रभावित करेगी? तो यह केंद्र और राज्य संबंधों के विभिन्न योजनाओं के समन्वय के माध्यम से जल सुरक्षा योजना को कार्यान्वयन में सहायता करेगा, या भूजल निगरानी नेटवर्क को बेहतर बनाने में सहायता करेगा, और भूजल डेटा भंडारण और विनिमय व विश्लेषण में वृद्धि करेगा। थर्ड है कि यह जो है इसे नदियों को आपस में जोड़ने में सहायता प्राप्त होगी। तो नहीं, ये नदी जोलो परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है, ये भूजल योजना के बारे में बात करता है, उसके स्थानांतरण और भंडारण के लिए और उसका डेटा प्रदान करने के लिए, ठीक है। और ये जल शक्ति मंत्रालय का इनिशिएटिव है 2020-21 से 2000 जो है 22-24-25 तक इसको कार्यान्वित किया जाएगा, और इसकी शुरुआत 25 दिसंबर को हुई थी, 25 दिसंबर 2019 को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि औद्योगिक संपदा संरक्षण के लिए पेरिस अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है यह पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन से संबंधित बहुपक्षीय संधि है। इसका प्रशासन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा किया जाता है, वीआईपी द्वारा, और यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC इस अभिसमय के अंतर्गत चरखे के प्रतीक पर अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड संरक्षण की मांग कर रहा है। तो ये तीनों हमारे स्टेटमेंट इसके बारे में सही है, जो औद्योगिक संपदा के संरक्षण में बात करता है पेरिस अभिसमय के संदर्भ में, क्योंकि अभी चरखे की मांग की गई थी इंडिया द्वारा, ठीक है। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हो गए, डी ऑप्शन सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि भारत में महिला पुलिस बल के संबंध में कौन सही है? तो फर्स्ट है महिला पुलिस बल संपूर्ण भारत में 10% से कम पुलिस बल का गठन करता है, और मणिपुर में महिला पुलिसकर्मियों की सर्वाधिक प्रतिशत संख्या, तो ये गलत है, मणिपुर में नहीं है, ये तमिलनाडु में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, वहाँ 17% है, और पूरे भारत में बात करें तो 8% आपको देखने को मिलती है महिला पुलिस बल, ठीक है, पूरे भारत में। तो हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि 10% से कम पुलिस बल के बारे में बात करता है, तो हमारा 8% है, तो हमारा सही हो गया ए ऑप्शन, सेकेंड गलत हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीवी विभव यानी बायोटिक पोटेंशियल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है यह आदर्श पर्यावरण की पारिस्थितिकी में किसी समाविष्ट की जनसंख्या में वृद्धि की अधिकतम दर है। सेकेंड है किसी प्रजाति का जीवी विभव प्रजनन दर और उत्तरजीविका के साथ परिवर्तित होती रहती है। तो इसमें बताना है कि कौन सा मतलब जीवी विभव मतलब बायोटिक पोटेंशियल की बात करता है, तो उसके बारे में बताना है कि कौन सा सही है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट ये हमारे सही हैं, क्योंकि ये आदर्श पर्यावरणीय परिस्थितियों में किसी समष्टि की जनसंख्या वृद्धि की अधिकतम दर है, और किसी प्रजाति जीवी विभव प्रजनन दर और उत्तरजीविता द्वारा एक साथ परिवर्तित होती है, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित पर विचार करना है। तो नदी और उद्गम स्थल दिए गए हैं उसके, तो झेलम का वेरीनाग, सतलज का राक्षस तिल, और ब्यास का परास झील। तो जो इसमें ये थर्ड है, ये परास झील नहीं है, ब्यास का जो है ब्यास कुंड है, जो रोहतांग दर्रा है वहाँ से निकलती है, ठीक है। और ये दोनों हमारे सही हैं, क्योंकि ये राक्षस ताल जो है जो हमारा देखने को मिलता है मानसरोवर झील है जो तिब्बत में उसी के करीब ये से निकलती है, और बैरीनाग जो है ये जम्मू कश्मीर से निकलती है, ठीक है। बैरीनाग जम्मू कश्मीर में स्थित है, जहाँ से झेलम निकलती है। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड सही हो गया, बी ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया है कि क्या है कि रक्षा है और वितरण दिया गया है, मतलब उपकरण दिए गए रक्षा उपकरण, उसके बारे में बताया गया है कि कौन मतलब क्या है उसका विवरण। तो त्रिशूल ये कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सेकेंड नाग है कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और पिनाका है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। तो ये गलत है, पिनाका लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है, क्योंकि ये जो आपको देखने को मिलता है तो ये मल्टी रॉकेट लॉन्चर है, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर इसको देखने को मिलता है, ठीक है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है ये। और ये तो एंड नाग तो भी इसका जो बनी थी, तो इसमें यही होता है कि दागो और भूल जाओ इसके लिए प्रसिद्ध है, बहुत अच्छी जो मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, त्रिशूल जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो हमारा 1 और 2 सही हो गए, तो 1 और 2 सी ऑप्शन सही हो गया हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला बीटल जूस राइजल और बोलाट्रिक्स पद संबंधित हैं। तो फर्स्ट नासा द्वारा खोजे गए बहिर्ग्रहों का नई गैलेक्सियों की खोज, तारामंडल में बृहद
बृहत्ताकार तारों की अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बलों का परीक्षण करने के लिए विभिन्न स्थानों की स्थित दूरियां। तो इसका जो ऑप्शन हमारा देखने को मिलता है ये सी ऑप्शन है, जो ये तारामंडल के बृहत्काय तारामंडल में बृहत्काय तारों से है। क्योंकि अभी जो ये हमारी देखने को मिली थी, जो हमारी यूरोपियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा वेरी लार्ज टेलीस्कोप से जो ओरियन तारामंडल है उसी में इन्हीं को देखा गया है। ठीक है, ये बीटलजूस, राइजल और वोलाट्रिक्स को। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि एक परिवार में 3 पुरुष सदस्य हैं, एक व्यक्ति है और उसके 2 पुत्र हैं। ये तीनों नियोजित हैं। पिता कुक्कुट पालन करता है, कुक्कुट पालन किसान है। बड़ा पुत्र मदिरा की दुकान का स्वामी है, छोटा पुत्र समाचार पत्र बेचता है। मानते हुए कि उनमें से प्रत्येक का केवल एक व्यवसाय है, जिन्हें पर विचार करना है। केवल पिता और छोटे पुत्र द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर के अधीन है। सेकेंड है, केंद्र सरकार केवल बड़े पुत्र की बिक्री पर उद्ग्रहित और प्रतिधारित कर सकती है कर। थर्ड है कि पिता यानी कुक्कुट किसान को आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर के भुगतान से छूट प्राप्त है। तो ये जो कुक्कुट पालन है इसको आयकर अधिनियम के अंतर्गत रखा ही नहीं अभी गया है, इसको शामिल करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसका ये तो गलत हो गया। और ये जो बिक्री जो ये केवल बड़े पुत्र पे, तो ये बड़ा पुत्र देखो मदिरा की दुकान, तो मदिरा भी जीएसटी से बाहर है, तो उसमें नहीं रखा गया है। और ये तुम्हारा है कि ये राज्य सरकार लगाती हैं। ठीक है, ये केंद्र सरकार नहीं, ये राज्य सरकार लगाती हैं टैक्स जो होती है मदिरा पे। और ये पिता छोटे पुत्र द्वारा बेची गई, तो छोटा पुत्र तो समाचार बेचता है और पिता को जीएसटी से बाहर, तो किसान कुक्कुट पालन को रखा ही गया। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से किसे प्रायः भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट को जोड़ने वाले जेनेटिक एक्सप्रेसवे के रूप में चिन्हित किया गया? तो फर्स्ट है ग्रेट निकोबार, बी है नोकरोक बायोस्फीयर रिजर्व, सी है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व और मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका सी ऑप्शन है, जो ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, यही हमारे जो जेनेटिक एक्सप्रेसवे के बारे में बात करता है। ठीक है, और ये आपको एमपी में देखने को मिलता है, जो एमपी का क्षेत्र है हमारा, वहीं पे देखने को मिलता है। इसमें 3 संरक्षण इकाइयाँ शामिल होती हैं, जो जैसे बोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके बाद पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इन तीनों को मिला के जो इसी में ये जेनेटिक एक्सप्रेसवे हाईवे संदर्भित करता है इसी के बारे में, जो पूर्वी और पश्चिमी घाट की जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। ठीक है, तो हमारा चीज़ सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया अवसंरचना निवेश न्यासों मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के संदर्भ में बताना है कि कौन सही है। तो फर्स्ट है कि यह एक सामूहिक निवेश योजना है जो अवसंरचना परियोजनाओं में प्रत्यक्ष निवेश को सक्षम बनाती है। केवल संस्थागत निवेशक को इन ट्रस्टों यानी न्यासों के माध्यम से निवेश करने की अनुमति प्राप्त है। थर्ड है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड भारत में ऐसे न्यासों को नियंत्रित करती है। तो ये गलत है, क्योंकि ये सेबी के अंतर्गत आते हैं। जो सेबी का एक्ट है, सेबी का जो एक्ट है 2014 का, ठीक है, उसके अंतर्गत इनको रखा गया है। और इसमें संस्थागत और जो प्लस वो जो क्या मतलब व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल दोनों निवेश कर सकते हैं। तो ये भी हमारा गलत हो गया। फर्स्ट हमारा जो है सही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा, केवल ए ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें 98 क्वेश्चन में कहा गया शून्य दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। यह वर्णित करता है कि व्यक्ति निरपेक्ष दृष्टियों से रहित होकर परम सत्य तक पहुंच सकता है। तो ये हीनयान का नहीं है, ये महायान की जो शाखा थी उसकी बौद्ध धर्म की, उससे संबंधित है। और ये तो हमारा सही हो गया सेकेंड ऑप्शन, कि इसमें यह वर्णन किया गया कि व्यक्ति निरपेक्ष दृष्टियों से रहित होकर परम सत्य तक पहुंच प्राप्त कर सकता है। तो बी हमारा सही हो गया। और इस शून्यवाद दर्शन जो था इसका स्थापन नागार्जुन ने किया था। ठीक है, 98 99 क्वेश्चन नंबर हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि फर्स्ट है राज्य अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में किसी भी भाषा को जो संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है अपना सकता है। सेकेंड है या तो अंग्रेजी या अंग्रेजी के साथ कोई भी भाषा 2 राज्यों के बीच संचार के लिए संपर्क होगी। सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ केवल अंग्रेजी में होंगी। तो ये तो हमारा जो थर्ड है, ये तो सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई अंग्रेजी में होंगी। और ये जो आधिकारिक भाषा के रूप में जो किसी भी भाषा को जो एक राज्य अपना सकता है, जो 8वीं अनुसूची में नहीं भी है उसे भी। लेकिन ये जो अंग्रेजी कहा गया तो नहीं, ये हिंदी है। हिंदी को कोई भी भाषा जो 2 राज्य के बीच संचार का संपर्क कर सकती है, जैसे हमारे यूपी में देखने को मिलती है हिंदी, यूपी एमपी राजस्थान है, ये वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड सही हो गया इसका, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया हाल ही में
जिरेनियम पौधे। हाल ही में जिरेनियम पौधे के महत्व के संबंध में अत्यधिक जागरूकता देखी गई है क्योंकि इसका औषधीय महत्व अति उच्च है। यह जैव डीजल या साधारणी स्रोत हो सकता है और यह कागज़ उद्योग के लिए लुगदी का सस्ता स्रोत है। इसकी कार्बन प्रच्छादन क्षमता उच्च है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। ये औषधि महत्व के लिए अति उच्च है क्योंकि ये जो पौधा है इसका जो तुमको देखने को मिलेगा, जो अर्क युक्त तेल होता है वो एंटी फ्लामेंट्री और एंटीसेप्टिक होता है। ठीक है, एंटी फ्लामेंट्री और एंटीसेप्टिक होता है। और ये जो आपको देखने को मिलता है तो ये दक्षिणी अमेरिकी मूल का पौधा ये है हमारा जो जिरेनियम पौधा है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हमने यहाँ 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए। क्योंकि अगर देखो, मैं आप लोगों ने कमेंट किया था, कुछ दोस्त कह रहे थे कि ऐसा कीजिए कि सर दोनों टेस्ट सीरीज एक ही दिन ले आइए, कि मतलब एक पूरी टेस्ट सीरीज दोनों वीडियो। तो मैं देखो आप लोगों के लिए स्पेशल मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोगों का भी जो है दायित्व बनता है कि इसको वीडियो को शेयर करें। जो तुम्हारे दोस्त हैं, व्यवहारी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो 2020 का देने वाले हैं, तो उनको शेयर कीजिए। तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तो बनाने में वीडियो भी अच्छा लगता है क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा सोचिए और इन्जॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और कल भी मैं क्या करूँगा कि दोनों जो 28 नंबर की टेस्ट सीरीज है, 28 नंबर की दोनों वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ये 27 का है, 28 का कल ही प्रोवाइड करा दूंगा। मैं ज़्यादा सारी यही डेली आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। कोरोना वायरस से बच के रहिए, थोड़ा सा बाहर निकलिए तो थोड़ा सेफ्टी के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।